बहुत आभारी हूँ आयोजकों की और मुख्यतः प्रोफेसर जहीदुल दीवान जी की। एकेडमिक पॉलिटिकल विंग की ओर से जो ये 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, ये आज के संदर्भ में इतना सामयिक है, इतना सांप्रत है और इतना अधिक उपयोगी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो नैरेटिव चल रहा है, उस नैरेटिव और डिस्कोर्स ने जैसे हिंदुत्व को एक कटघरे में ही खड़ा कर दिया। इसलिए आयोजक विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये पूरी संकल्पना 2 दिवसीय संगोष्ठी की जिस तरह से की गई, जितने वक्ता इसमें आए, जितने प्रबुद्ध जनों ने इसमें अपनी भागीदारी की और अपने प्रवचन दिए, उन सब का जो पाथेय है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये कोई हल्का फुल्का एक विषय नहीं है कि हमने कोई संगोष्ठी की और फिर उसका हम 2 दिन के बाद संतुष्टि से निकल गए। हिंदुत्व पूरे भारत खंड का, भारत के विश्वास का, भारतीयों का जीवन संचार देने वाला एक श्वास है। वो एक ऐसी परंपरा है जो आजकल की नहीं है। 15,000 वर्ष की तो शायद हमें ज्ञात परंपरा मालूम है, उससे भी अधिक शायद अगर हम परिश्रम करें तो बहुत पीछे हम जा सकते हैं। तो हिंदुत्व क्या है? मुझे ज्ञात है 2 दिवसीय संगोष्ठी का ये समापन सत्र है और समापन सत्र होने के कारण बहुत विवेचना इस पर विमर्श के साथ हो चुकी होगी। मैं अपना पक्ष अवश्य रखना चाहूंगी थोड़े से तथ्यों के साथ। मैं उन 2 डिस्कोर्सेस को लेना चाहती हूँ। एक है हिंदुत्व, जिसको राष्ट्रवादिता का विरुद्ध माना जाता है। जैसे हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ना यानी राष्ट्रवादिता की एक सिद्धांत को क्षति पहुंचाना है। लेकिन उसके साथ ही एक और विमर्श चलता है, वो है गंगा जमुनी संस्कृति, और वो हमें स्वीकार्य है। एक ही देश में गंगा अगर हम कहते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ खंडन आता है, लेकिन गंगा के साथ जमुना जोड़ते ही वो स्वीकार्य हो जाती है। तो जमुना का कौन सा स्वरूप है जो हिंदुत्व में नहीं आता लेकिन राष्ट्रवाद में आता है? ये एक बड़े आश्चर्य का विषय है कि हम हिंदुत्व को भी खंडित करके उसको स्वीकार्यता का भान कराना चाहते हैं। तो मेरा प्रश्न हिंदुत्व के साथ यहीं से राष्ट्रवादिता को जोड़ने का है। क्या है हिंदुत्व? हिंदुत्व वो है जब हम अपने स्वयं के प्राण न्यौछावर करके भी दूसरों की रक्षा करें। हिंदुत्व वो है जो विस्तारवादी नहीं है, उसके बाद भी उसके वेद 2000 वर्षों या उससे अधिकतर पूरे विश्व के संविधान बने रहे। हिंदुत्व वो है जो बिना आक्रमण किए, बिना सेना भेजे भी दूसरे देशों के, दूसरे भूखंडों के मनस पर और जीवन पर राज्य करे। बीजिंग विश्वविद्यालय के कुलपति, जो एक बहुत बड़े ऑथर भी थे, सुशी, उनका कहना है कि भारत ने लगभग 2000 वर्षों तक बिना आक्रमण किए चीन पर राज्य किया है। ये कौन सा राज्य है? तब तो जब चीन पे भारतीय विश्वास और दर्शन का राज्य था, तब तो कोई और परंपराएं नहीं थी। भारत चाहता तो आक्रमण के साथ विस्तारवाद भी कर सकता था। ये वो हिंदुत्व है जो अटल जी के शब्दों में कहें तो मैंने छाती का लहू पिला, पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्तल उर विशाल। जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का द्वार खुला, अपना सब कुछ लुटा चुका फिर भी है अक्षय धनागार। यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वो किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये है हिंदुत्व। वो है गंगा जमुनी संस्कृति। जब तुलसी और रहीम दोनों बहुत मित्र थे, एक बार गंगा किनारे बैठे थे और रहीम ने धरती की धूल उठाकर अपने माथे पे लगाई
और तुलसी उनसे पूछते हैं, धूल धरत नित शीस पर, कहो रहीम के ही काज। रहीम, ये क्या कर रहे हो? धरती की धूल उठाकर अपने शीश पर क्यों लगा रहे हो? धूल धरत नित शीस पर, कहो रहीम के ही काज। तो रहीम जवाब देते हैं, जहीरज मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। गजराज यानी जब हाथी चलता है तो बहुत सी धूल पीछे उड़ाता हुआ चलता है। कौन जाने इस धूल में उस धूल के भी कण हो जिस पर राम के चरण पड़े थे, और जिस धूल के अहिल्या के माथे पर पड़ने से वो मुनि की पत्नी तर गई थी, वो गंगा जमुनी है। गंगा जमुनी वो है जब बुल्ले शाह गाते हैं, मैं होली खेलूं आज कह बिस्मिल्लाह। हमने जिस तरह से इस पूरे डिस्कोर्स को हिंदुत्व के फैनेटिक होने पर लाद दिया है, वो अक्षम्य है, क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व संकुचित हो ही नहीं सकता। हमें हिंदुत्व को समझने के लिए भारत को पूर्ण रूप से समझना बहुत आवश्यक है। भारत क्या है? भारतीय पूरी एक सभ्यता है। भारतीय सभ्यता का पतन करने पर्शिया से लोग आए, उसके बाद मेसोपोटामिया हुआ, फिर बेबीलोन हुआ, फिर रोम हुआ, फिर पुर्तगाल और स्पेन और ब्रिटेन के लोग आए। उसके बाद हमने देखा विश्व में अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, इनका राज्य आया। पर इनमें से कोई भी राज्य टिका क्यों नहीं? ये परिवर्तित क्यों नहीं हुए? और हकीकत ये है कि आज भारतीय सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी टिकी हुई सभ्यता है, अस्तित्व में हमेशा रही वो। अगर हम पश्चिम की दृष्टि से देखें तो अस्तित्व का सिद्धांत क्या है? तो हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब भारतीय सभ्यता जो है वही फिटेस्ट है। तो फिटेस्ट किससे बन सकते हैं? वो क्या लक्षण है? फिटेस्ट होने के लिए लोग ऐसा मानते हैं कि या तो हमारे पास इंटेलेक्चुअल पावर होनी चाहिए, या हमारे पास इकोनॉमिकल पावर होनी चाहिए, और इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिकल के साथ साथ यदि हमारे पास एक तीसरी पावर हो, जिसे हम कहें मिलिट्री पावर, तो हम पूरे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। तो ऐसी कितनी सभ्यताएं थी जिनके पास इंटेलेक्चुअल पावर भी थी, इकोनॉमिकल पावर भी थी, मिलिट्री पावर भी थी। वो सभ्यताएं क्यों नष्ट हो गई? भारतीय सभ्यता जिसके ऊपर हजारों वर्षों तक दूसरों ने राज्य किया, वो क्यों टिकी रही? कौन सी शक्ति थी? तो वो पावर थी वैल्यूज, मूल्यों की। तुलसी जब राम की कथा लिखते हैं तो तुलसी लिखते हैं राम चरितमानस। चरित्र, भारत का जो चरित्र है वही हिंदुत्व है। उस चरित्र को यदि हम साइड में कर दें, निकाल दें, तो हिंदुत्व खोखला हो जाता है, भारत खोखला हो जाता है, भारतीय सभ्यता नहीं बचती। राम और रावण में यदि हम भेद करें, जो हम राम राज्य की बात करते हैं, कौन सा राम राज्य? क्या था रावण? बल में सबसे बलशाली, भक्तों में सबसे बड़ा भक्त। वो कहता है, शिव मैंने शीस चढ़ा चढ़ाकर तेरी भक्ति की है। इतना बड़ा तो भक्त कोई नहीं हुआ जिसने अपने शीश काट के भक्ति की हो। कुबेर उनके यहाँ जल भरते थे। काल को रावण ने अपने पाए में बांधा हुआ था, यानी उस पूरे राज्य में किसी की मृत्यु तब तक नहीं हो सकती थी जब तक रावण अनुमति ना दे दे। इतनी बड़ी सेना, सोने की लंका, क्या नहीं था रावण के पास? और राम कौन थे? एक बनवासी जो दर दर अपने निवास को बदल रहे थे। उनके पास सेना थी तो रीछ और वानरों की। वो किससे दोस्ती करते थे? तो शबरी, निषाद, ये उनके मित्र थे जो वन में हुए। तो फिर राम कौन थे? राम चरित्र थे। राम अगर राजा की तरह अयोध्या से सीधे रावण पर आक्रमण करते तो वो विजय नहीं कहलाती। राम विजय वो है जो राम ने लोक में जाकर सबको उचित अनुपात में अपने अंदर समाकर जो रावण पर विजय प्राप्त की, वो राम राज्य है, वो हिंदुत्व है।
अगर हम बार बार चरित्र की बात करते हैं तो हमें पता है कि भारत शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। क्या लिखा है हमारे सूक्तों में? एतद देश प्रसूतस्य शकासाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्याम सर्वमानवः। इस देश में जन्म लेने वाले अग्रजनों ने, ज्ञानी जनों ने, ब्राह्मण जनों ने पूरे विश्व के लोगों को अपने अपने चरित्र से शिक्षा प्रदान की। इतना महान देश वही हिंदुत्व है, क्योंकि जो हिंदुत्व का मूल्य है वो किसी धर्म का, पंथ का, किसी पुस्तक का नहीं है, वो जीवन का मूल्य है। और वांग्मय दर्शन भी यही कहलाता है कि बार बार इतने विश्व के देशों में क्रांति हुई। रूस की क्रांति पता है, ब्रिटेन की क्रांति है, चाइना में क्रांति हुई, अमेरिका में क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति हुई। क्या भारत के इतिहास में कोई क्रांति हुई? बिना क्रांति हुए उसके ऊपर इतने अनेकों शासन हुए, उसके बावजूद भारतीयता, हिंदुत्व, हिंदू मूल्य आज तक अपरिग्रह में रखे हैं। बिल्कुल उनको विस्मय से लोग देखते हैं। तो हिंदुत्व क्या है? सरल भाषा में कहूं तो एक एटम बॉम्ब होता है, जिसमें एटम का विग्रह होता है तो वो नाशकारी होता है। जैसे ही एटम दूसरे एटम से छूटता है तो वो विस्फोटक हो जाता है। लेकिन उससे आगे की क्या है स्थिति? वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फ्यूजन करता है। तो भारतीय हिंदुत्व वो न्यूक्लियर है जो फ्यूजन करता है, जो एक दूसरे को समाता हुआ अपने चरित्र से जीवन का निर्वाह करता है। एक परंपरा है, जिस परंपरा को पहले मुगलों ने, बाद में ब्रिटिश ने या दूसरे कॉलोनाइजर ने अपने गलत ट्रांसलेशंस, गलत अनुवाद, गलत भाष्य, एक ऐसी छवि हिंदुत्व की बना दी कि जैसे हिंदुत्व दूसरे धर्मों के अनुसार विस्तारवादी है, जबकि ये समावेशी है। पहले से ही यहाँ इतनी स्त्रियों का भी समावेश हुआ है धर्म के कथन में, भाष्य में, वेदों में हमें बार बार इनका उदाहरण मिलता है। तो हम माइनॉरिटी ट्रुथ को हिंदुत्व पर लाद नहीं सकते, क्योंकि वो जो अर्ध सत्य है, जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, क्या वो माइनॉरिटी ही एक विक्टिम है? दूसरी माइनॉरिटीज का क्या? पारसी है, सिख है, जैन है, और भी धर्मों की माइनॉरिटीज हैं। तो हिंदुत्व किसी भी माइनॉरिटी के किसी भी विकास में आगे बाधा बन के नहीं आता, बल्कि उनके लिए एक तरह का जिसे हम कहें एक प्रतीक है, एक मोटिवेशन है, एक उदाहरण की तरह हिंदुत्व आता है। इसीलिए हिंदुत्व अपने आप में बहुत बड़ा एक विचार है, जीवन का मूल्य है, जीवन की पद्धति है, जो हम पुस्तकों से ग्रहण करें या ना करें, सनातनी परंपरा में निर्बाध होकर प्रवाहित होता ही है। मैं अंत करूंगी बच्चन जी के मधुशाला में से ली हुई कुछ पंक्तियों से कि अलग अलग पथ बतलाते हैं, एक मगर जाने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा। मैं मधुशाला नहीं कहूंगी, लेकिन पा जाएगा अपना अभिगम, इस राष्ट्रवादिता का सिद्धांत। हम इधर उधर के डिस्कोर्सेज में अगर फंस भी जाएं तो कालिदास को याद कर लें। मालविका अग्निमित्रम में कालिदास कहते हैं, पुराण मित्यम न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्य विद्यम, संतः परीक्षा तरत भजयन्ते मूढ़ पर प्रत्यय बुद्धि। बार बार की टेस्टिंग, बार बार की परीक्षा हमें समझाती है कि हिंदुत्व एक ऐसी सभ्यता का भाग है जो निर्बाध इतने हजारों वर्षों से चली आ रही है। उस पर प्रश्न नहीं उठे। हम राजनैतिक प्रश्नों से हिंदूवाद का खात्मा करना चाहेंगे भी तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत
एक यंगेस्ट देश है जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में रहता है, इसलिए भारत को पता है कि इसका भविष्य उस राष्ट्रवादिता में है जो हिंदुत्व से गर्वान्वित होती है। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, ये अवसर देने के लिए और इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर, विषय पर इस गोष्ठी का आयोजन करने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। सादर प्रणाम।